जरा सोचिए कि किसी ने ना एक ऐसी चमत्कारी दवा बनाई हो जो हर तरह की भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म कर रही हो और पूरी दुनिया उस दवा को खुशी खुशी अपना रही हो। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो हर जगह एकदम 100% कारगर साबित हो रहा हो। हाँ, लेकिन सबसे अजीब और दिलचस्प बात यह है कि उस दवा को बनाने वाले का अपना ही परिवार उसे छूने से भी इनकार कर दे। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी बहुत बड़े ऐतिहासिक विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। और आज हमारे सामने इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, मनोवैज्ञानिक शोधों और समाजशास्त्रीय विश्लेषणों का एक पूरा ढेर रखा है। सही कहा। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे बुद्ध, जिनका जन्म भारत में हुआ और जिनके विचार पूरी दुनिया में फैले, उन्हें अपनी ही जन्मभूमि में अपनाने में इतना संकोच क्यों किया गया। और साथ ही ये भी समझना है कि कैसे उनके उन्हीं वैज्ञानिक और व्यवहारिक विचारों ने एक पूरी सभ्यता को नष्ट होने से बचा लिया। मतलब ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। तो उस दवा वाली उपमा को अगर हम बुद्ध पर लागू करें ना, तो उनका ज्ञान दुनिया भर में चमका, पर भारत में एक समय के बाद जैसे गायब सा हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ, बताइए क्या बात। मतलब अगर बुद्ध के विचार इतने ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक थे, जो सीधे लोगों के दुख दूर कर रहे थे, तो आम जनता ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? रूढ़िवादी ताकतें उन्हें मिटाने में कैसे सफल हो गईं? यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। देखिए, ये कोई अपने आप भूल जाने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट तंत्र काम कर रहा था, डर का तंत्र। डर? किस बात का डर? उस समय का जो सिस्टम था ना, वो कर्मकांडों और अंधविश्वास पर टिका था। अब बुद्ध ने आकर कोई नया पूजा पाठ तो दिया नहीं, उन्होंने एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक मार्ग दिया, आत्मनिरीक्षण का। अच्छा, मतलब इंसान को अपने दुखों का इलाज खुद करने की तकनीक दे दी। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर इंसान खुद ही अपना इलाज कर लेगा, तो उन्होंने सीधे सीधे धर्म के ठेकेदारों और बिचौलियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म कर दिया था ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सटीक बात। जब इंसान खुद अपने दुखों का कारण समझ लेगा, तो वो डरेगा नहीं, और जब डर नहीं होगा तो शोषण कैसे होगा? इसी डर से रूढ़िवादी ताकतों ने अगले 2000 साल तक बुद्ध के विचारों को दबाने की पुरजोर कोशिश की। ये तो समझ आता है कि सत्ता और नियंत्रण खोने का बहुत बड़ा डर था, पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। हमारे नोट्स में एक जगह बेबीलोन, मिस्र और यूनान जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं के पतन का जिक्र है। हाँ, वे सब मिट्टी में मिल गई। बिल्कुल, लेकिन भारत का अस्तित्व बचा रहा। क्या ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक संयोग था या इसके पीछे कुछ और है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा श्रेय बुद्ध के उसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव को जाता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जब कोई इमारत बहुत सख्त होती है ना, उसमें बिल्कुल लचीलापन नहीं होता, तो भूकंप आने पर वो सबसे पहले गिरती है। जी हाँ। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक कठोरता के कारण समाज इतना सख्त हो चुका था कि वो अपने ही बोझ से टूट सकता था। बुद्ध ने आकर एक प्रेशर वॉल्व का काम किया। प्रेशर वॉल्व? वो कैसे? उन्होंने इस सामाजिक कठोरता का पुरजोर विरोध किया और तार्किक सोच का एक लचीला ढांचा दिया। उन्होंने समाज को बताया कि इंसान जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और प्रज्ञा से महान होता है। इसी लचीलेपन ने सभ्यता को ढहने से बचा लिया। यानी उन्होंने समाज को एक तरह की शॉक एब्जॉर्बिंग तकनीक दी। जी। ये वाकई कमाल का नजरिया है। लेकिन अगर हम 2600 साल आगे आज के समय में आए, तो ऐसा लगता है कि दुनिया बुद्ध की तरफ वापस लौट रही है। हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण उनकी समावेशिता है। बुद्ध का रास्ता किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है। मतलब समाज के शासक हों, बड़े व्यापारी हों, विद्वान हों, या फिर समाज का सबसे शोषित और वंचित वर्ग, हर कोई इस तार्किक रास्ते पर चल सकता है। एकदम सही। ये उन ताकतों के बिल्कुल उलट है जो धर्म को एक खास वर्ग तक सीमित रखते हैं। मतलब इस शांति की राह पर चलने के लिए किसी को कोई वीआईपी पास या प्रीमियम मेंबरशिप नहीं चाहिए, ये सबके लिए है। बिल्कुल। जो लोग अज्ञानता बेचकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, वे आज भी बुद्ध के विचारों से कतराते हैं। लेकिन आज का तार्किक इंसान जो अंधी आस्था से थक चुका है, वो बुद्ध की वैज्ञानिकता को अपना रहा है। तो ये बात एकदम साफ है कि बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है, वे एक वैज्ञानिक सोच है। इसी बात पर आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिमाग में आ रहा है। अरे बताइए, वो क्या? हमने देखा कि कैसे बुद्ध के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने एक प्राचीन सभ्यता को ढहने से बचाया। पर अगर हम आज के इस तकनीक से चलने वाले युग को देखें, जहां हम हर पल डिजिटल रूप से जुड़े हैं, लेकिन अंदर से उतने ही अकेले और मानसिक अशांति का शिकार है। हाँ, आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है।
तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया से पैदा होने वाले अस्तित्व के संकट से निपटने का ब्लूप्रिंट भी कहीं न कहीं उसी 2600 साल पुरानी खुद को जानने की तकनीक में छुपा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, सोचने का विषय है कि क्या मशीनों के इस युग में इंसान की चेतना को बचाने का इकलौता तरीका फिर से उसी क्रांतिकारी दवा की ओर लौटना होगा? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि।